गुड मॉर्निंग। आज अपन नेक्स्ट कोशिका गोल्जी काय की बात करेंगे। गोल्जी काय, ठीक है, इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गोल्जी बॉडी। क्या होता है देखिए, बात करते हैं कि भाई गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी क्या है, इसकी किसने खोज की, क्या बात देखिए कि भाई ये उच्च जंतु व पादप कोशिकाओं में अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ी हुई महीन कण रहित चिकनी नलिकाओं को गुच्छा पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे बात करें कि भाई सन 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी, कब वैज्ञानिक नाम? 1898 में कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गोल्जी ने विशिष्ट अभिरंजन की जो प्रणाली होती है, अभी पढ़ेंगे आप आगे जैसे पढ़ेंगे कि भाई बायोलॉजी के अंदर क्या है, किसी संरचना को समझने के लिए जो सूक्ष्म संरचनाएं होती है उनको क्या किया जाता है? छोटे छोटे कट करके अभिरंजित किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है कलरफुल भाग अच्छा दिखाई देता है। तो इसे अभिरंजन के द्वारा क्या किया था उन्होंने? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्जी काय का वर्णन किया था और इसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? गोल्जी काय। तो अब सिंपल सी बात होगी भी, इसके बारे में वर्णन, इसको समझाने का आप किसने कार्य किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किसमें? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा था। तो उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा, ठीक है, 1898 की बात होगी। अब देखिए इसके बाद में बात करें इसके आगे आप कि भाई गोल्जी काय के क्या क्या नाम देखिए। इसको गोल्जी काय को क्या है? लिपोकोन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अदर नाम क्या हो गए? लिपोकोन्ड्रिया, ठीक है, लिपोकोन्ड्रिया भी कहते हैं, गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एक ही बात है ना। गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये इसके क्या है? अन्य नाम है, ठीक है। और इनको पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है कि पादप कोशिका में किस नाम से जाना जाता है? इसको पादपों में डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक और अदर नाम आ गया इसका, अदर नाम जरूर याद रखना है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक जो मैंने आपको 8 या 9 अंतर लिखा है, कम से कम 4 अंतर आपको एनी टाइम याद होने चाहिए। तो जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं उन सब में पाया जाता है, लेकिन किन में नहीं पाया जाता उनकी बात है। तो यूकैरियोटिक कोशिका सभी में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका इसके अलावा आपके परिपक्व चालनी नलिका तथा आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। परिपक्व चालनी नलिका व आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी के अंदर ये नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट की सभी कोशिका पाई जाती है। परिपक्व चालनी कोशिका अपन पढ़ेंगे जाइलम व फ्लोएम, आपने पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर, ठीक है, कि जाइलम जो होते हैं पादपों जल व खनिज लवणों का आपके परिवहन करते हैं, फ्लोएम में वो भोजन का परिवहन करता है। तो आपके जाइलम फ्लोएम के अपन भाग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो जाइलम के 4 भाग होते हैं, फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं। तो उसमें चालनी नलिका फ्लोएम के आपके 4 भागों में से भाग होती है। तो फ्लोएम के अंदर जो चालनी नलिका उसके अंदर नहीं पाया जाता। आरबीसी तो आप जानते हो, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, आप 10th में पढ़ चुके हैं और 11th में भी पढ़ेंगे आप डिटेल में इसके बारे में। तो इनके अंदर ये नहीं पाया जाता। अब इसके आगे अपन बात करें इनकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं कि भाई क्या संरचनाएं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती। देखिए इसकी बात करते हैं कि इसकी गोल्जी काय की संरचना की बात करते हैं कि गोल्जी काय जो है किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। देखो संख्या की बात करें तो ये क्या है, एक कोशिका में एक ही गोल्जी काय पाया जाता है, लेकिन पादपों में क्या होते हैं? अनेक गोल्जी काय हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाकी सामान्य रूप से क्या होता है, एक कोशिका के एक ही गोल्जी काय होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसकी संख्या है वो अधिक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जिसे अपन सामान्य रूप से मानते हैं कि इसकी संख्या क्या है, अधिक मात्रा में या अधिक भी हो सकती है। अब आगे देखिए इसकी बात करते हैं अपन महत्वपूर्ण संरचना की बात करते। देखिए क्या पढ़ते हैं अपन, गोल्जी काय की संरचना। देखिए गोल्जी काय के आकार की बात करें तो ये देखिए तंत्रिकाओं में इनका आकार बड़ा होता है,
और जैसे जैसे कोई कोशिका पुरानी होती जाती है तो गोलजिका का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये सामान्य जानकारी है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वही लिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपको PDF मिल गई नोट्स की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे कोशिका पुरानी होती जाएगी गोलजिका का आकार क्या हो जाता है, आपके छोटा हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं गोलजिका की संरचना। स्ट्रक्चर क्या देखिए कि भाई गोलजिका की संरचना जो है इसकी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया गया है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्या संरचना पाई जाती है। देखिए सामान्य रूप से कि गोलजिका के क्या होते हैं, 2 सिरे होते हैं। कि भाई गोलजिका के कितने सिरे पाए जाते हैं, 2 सिरे पाए जाते हैं। जब इसकी संरचना का अध्ययन किया तो गोलजिकाई में 2 सिरे पाए जाते हैं, ठीक है। 2 सिरों में से जो क्या है आपके कि जो आपके एक होता है उत्तल सिरा जो केंद्र की ओर होता है, क्या उत्तल सिरा जो कहाँ होता है, केंद्र की तरफ, उसे क्या कहा जाता है, उसे अपन कहते हैं शिष्य सिरा कहते हैं, शिष्य सिरा। देखिए ये डायग्राम से बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। और जो अवतल भाग होता है जैसे क्या कहते हैं, ट्रांस सिरा, कि जो अवतल भाग की तरफ होता है वो बाहर की तरफ होता है, अवतल सिरा, ठीक है। जो आपके क्या होता है, आपके कोशिका से बाहर की तरफ होता है तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांस सिरा भी कहते हैं, ट्रांस सिरा। और इसके आगे बात करें कि भाई गोलजिका की जो संरचना कैसी होती है, उभयोतल होती है और नलिकाकार होती है। कि उभयोतल का मतलब होता है उत्तल और अवतल को मिला देते हैं, उससे क्या बोलते हैं, उभयोतल, उभयोतल। और इसको अपन संधि विच्छेद करते हो उत्तल व अवतल दोनों की तरह। और आपकी कैसी संरचना होती है, नलिकाकार होती है, नली के रूप में होती है, तो नलिकाकार संरचना होती है। तो ये तो शॉर्ट रूप में हो गए भाई आपके गोलजिका जो है किस प्रकार से पाई जाती है, इसकी क्या संरचनाएं होती है। अब देखिए अपन इसकी आगे बात करेंगे कि इसमें थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। कुछ किताबों में पढ़े होगा तो आपको 3 भाग भी दे रखे हैं, तो अपन ने मुख्य रूप से 2 ही भाग जो आपकी किताब में दिए हैं उसकी बात करते हैं, शिश और ट्रांस सिरा। ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है कि शिश सिरा क्या होता है, ट्रांस सिरा क्या होता है। देखिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। इसको समझते हैं कि किस प्रकार से आपके पाया जाता है। देखिए उत्तल का मतलब इस प्रकार की संरचना होती है, आप जानते हैं, और अवतल का मतलब इस प्रकार से, ठीक है। अभी अपन संरचना समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा चीज़ कि भाई अपन ये बात क्यों बोली, किस प्रकार से इसके सिरे पाए जाते हैं, उसकी बात करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके पढ़ते हैं इसके बारे में कि भाई किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में जाए शिश सिरा क्या होता है, ट्रांस सिरा किस तरह पाया जाता है। इसके लिए देखिए मुख्य रूप से कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सभी चीज़ें, एक तो इसके कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, एक इसकी संरचना है, अदर नाम क्या है, किस वैज्ञानिक ने खोजा, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करेंगे अपन संरचना की। देखिए संरचना बना लेते हैं, सिंपल सी संरचना है इसकी, कोई ज़्यादा टिपिकल संरचना नहीं है। तो वैसे क्या होता है, ये नलिकाकार भी होता है और थोड़ा इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लेते हैं, ऐसे भरे हुए पाए जाते हैं। इसके अपन बाद में कुछ ऊपर ऐसी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है।
ये जो डायग्राम ऐसे हैं सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त डायग्राम है, जो कुछ इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में देखे गए हैं। ठीक है, तो ये गोल्जी का है कि क्या है, कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए ये सिरा जो केंद्र की तरफ, बीच में केंद्र की तरफ है, तो ये सिरा क्या कहलाता है, शीर्ष सिरा कहलाता है। इसे फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, शीर्ष सिरे को। और जो आपके क्या होता है, इसमें सिस्टनी जैसी रचनाएं पढ़ चुके हैं। सिस्टनी क्या होता है, अंत्यप्रदेव जालिका के अंदर पढ़ा था। सिस्टनी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, पुट्टिकाएँ, गोलाकार संरचना जैसे पुट्टिकाएँ कहा था। ठीक है, और ये आपके स्त्रवण फेज है। ठीक है, ये पुरानी सिस्टनी जो ऐसे नलिका का संरचना जिसे क्या कहते थे, सिस्टनी, पुरानी सिस्टनी। ठीक है, नई सिस्टनी आपके, और नीचे की तरफ होती है इसे क्या बोलते हैं, तरुण सिस्टनी, नई सिस्टनी। ठीक है, और ये जो आपके देखो अंदर वाला फेज है, ये तो कहलाता है आपके शीर्ष सिरा, और जो बाहर की तरफ होता है इसे क्या कहा जाता है, ट्रांस सिरा। ये तो केंद्र की तरफ है, मुड़ा हुआ इस प्रकार से। जो अवतल में से तो होता है, उत्तल में इस प्रकार से, अवतल वाला पोर्शन ऐसा होता है, तो ये पीछे, ये नीचे वाला पोर्शन इस प्रकार से। तो ये आपके क्या हो गया, इसकी संरचनाएँ हो गई आपके गोल्जी काय की। गोल्जी काय क्या होता है, इसकी क्या संरचनाएँ पाई जाती है, इसकी बात होगी, इसका नामांकन हो गया। अब देखिए इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी है, इसको बारे में बता दूं आपको कि भाई इसकी जो संरचनाएँ हैं, कि भाई इसकी सामान्य संरचना की बात करें तो ये क्या होती है, आपकी नलिकाकार होती है और अंत्यप्रदेव जालिका के समान दिखाई देती है, और ये 3 से 12 तक एक संख्या में साथ में पाई जाती है। और आपके सिस्टनी है, इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है, और ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी दिखाई देती है, मतलब ER जैसी दिखाई देती है, पहले नुमा संरचना है। ठीक है, ये इसकी संरचना हो गई। और एक अपन ने इसमें देखिए वेसिकल्स भी पाए जाते हैं, बात देख लिया कि पुट्टिका जैसी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। रासायनिक संगठन की बात करें तो ये किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये लगभग आपके इसमें प्रोटीन है वो तो 60 और वसा जो है इसका 40, 60:40 का अनुपात पाया जाता है प्रोटीन और वसा का, मतलब वसा कम होती है, प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं। और गोल्जी काय में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये तो इसकी सामान्य जानकारी होगी। अब देखिए बात करते हैं गोल्जी काय के कार्य, कि भाई गोल्जी काय क्या है, क्या क्या कार्य करती है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से कार्य करती है, इसके क्या है, उनकी बात करेंगे। देखिए तो गोल्जी काय के कार्य देखिए क्या महत्वपूर्ण कार्य है, क्या नहीं, इसकी बात करते हैं। देखिए फिर इसको रफ कर लेता हूँ डायग्राम को, कि भाई गोल्जी काय है वो क्या कार्य करती है, इसकी बात करेंगे। देखिए देखिए पढ़ाने में वैसे कोशिकांग, एक कोशिकांग अपन पूरे एक दिन पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपन को टू द पॉइंट चलना है अकॉर्डिंग NCERT। ठीक है, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, उससे मैं थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, आपको कम नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितना दिया उतनी बात कर रहा हूँ। तो गोल्जी काय के कार्य, तो गोल्जी काय के क्या कार्य है इसकी बात करते हैं। तो गोल्जी काय जो है इसके देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, गोल्जी काय का मुख्य कार्य है स्त्रवण का मुख्य कार्य किसका है, स्त्रवण, सिक्रेशन का मुख्य कार्य है, स्त्रवण का मुख्य कार्य है कि ये क्या करती है, आपके पदार्थों का क्या करती है, आपके स्त्रवण करती है। ठीक है, स्त्रवण का देखिए अब क्या मतलब होता है आपके, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का स्त्राव की फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिका स्त्राव की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिका स्त्राव फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिका स्त्राव फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। देखिए इसको क्यों कहा जाता है कि गोल्जी काय जो है वो आपकी क्या करती है कि ये कई प्रकार के स्त्राव, जैसे हार्मोन्स का, म्यूकस का, एल्ब्यूमिन का, ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अधिकांश स्त्राव किसका करती है, ग्लाइकोप्रोटीन, जो आपके ग्लाइकोजन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्त्रवण, कोशिका स्त्राव की फैक्ट्री भी कहते हैं। और दूसरा इसका मुख्य कार्य है कि ये लाइसोसोम का निर्माण करती है अंत्यप्रदेवी जालिका के साथ मिलकर, कि वे किसका निर्माण करती है, आपके लाइसोसोम का निर्माण करती है अंत्यप्रदेवी जालिका के साथ मिलकर। तो ये आपके लाइसोसोम का निर्माण करती है किसके साथ मिलकर, ER के साथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर क्या करती है, आपके निर्माण करती है किसका, लाइसोसोम का। तो ये लाइसोसोम के निर्माण में भी मुख्य योगदान देती है कि भाई लाइसोसोम के जो निर्माण का कार्य है वो इसके द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन इसके और महत्वपूर्ण कार्य की। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो पादप कोशिका में अपन पढ़ चुके हैं कि पादप कोशिका और आपके जो जीवाणु कोशिका उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण जो किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जिका के द्वारा किया जाता है। कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जिका के द्वारा किया जाता है। तो ये कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो एक मुख्य पॉइंट है, ठीक है। इसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। और ये क्या करती है, कोशिका भित्ति के निर्माण में करती है। कोशिका भित्ति में कौन सा है आपके पाया जाता है पदार्थ, सेल्यूलोज, इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज, इनका भी निर्माण करती है। तो ये हेमीसेल्यूलोज सेल्यूलोज के निर्माण में भी योगदान देती है। इसके अलावा ये अंडों में पित्तक का निर्माण करती है कि जो अपने अंडे होते हैं उसके अंदर जो आपके पित्तक पाया जाता है, तो अंडों में पित्तक का निर्माण करती है, जो मुख्य प्रोटीन पदार्थ होता है अंडों में पित्तक का निर्माण करती है। फिर आपको पता है पित्तक से फिर आपके क्या होता है, चूजे बनते हैं। तो अंडों में जो पित्तक पाया जाता है उसके निर्माण में ये क्या करती है, मुख्य योगदान देती है कि भाई अंडों के अंदर जो पित्तक निर्माण है इसके लिए क्या कार्य करती है, महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इसके आगे अपन बात करें इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो ये और देखिए और इसके कार्य की बात करते हैं कि भाई ये तो मुख्य कार्य हो गए, ठीक है। स्तरण तो है कि लाइसोसोम का निर्माण पादप कोशिका है। इसके अलावा देखिए और भी इसके द्वारा कार्य किया जाता है, उनकी बात करते देखिए कि भाई गोल्जी का ये सांद्रण का कार्य करती है। कि कैसे कि भाई गोल्जी कोशिका जो अन्य जगह जो पदार्थों में जो कण बूंद पाई जाती है उनको क्या करती है, सांद्रण करती है, जिसमें आपके सांद्रण मतलब उसको मिक्स करने का कार्य करती है। या अवशोषण भी करती है कि गोल्जी बॉडी है आपके लोहे का, तांबे का, स्वर्ण आदि का पदार्थों को क्या करती है, अवशोषण करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। और गोल्जी बॉडी जो होती है इसमें संग्रहण की क्षमता भी पाई जाती है, जो ये वसा और एंजाइमों को क्या करती है, संग्रहण का भी कार्य करती है। इसके अलावा ये आपके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करती है कि भाई गोल्जिका जो है ये कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार के जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं अपन पढ़ेंगे 11th क्लास में, जे चैप्टर आएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। तो इनके संश्लेषण में, संश्लेषण इसके निर्माण में, इसको अवशोषित करने में इनका मुख्य योगदान है। और कि माइटोकॉन्ड्रिया का उत्तेजन करती है। देखिए कैसा माना जाता है कि गोल्जिका जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन व तंत्रिका उद्दीपन के लिए एटीपी का निर्माण करने के लिए उत्तेजित करती है, सक्रिय करती है। आपको पता है एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो उसको एटीपी के निर्माण के लिए उत्तेजन, उसको जागृत करना कि तो एटीपी का निर्माण कर, हमें आवश्यकता है। तो इसका कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जिका के द्वारा किया जाता है, ऐसा माना जाता है। भी कुछ वैज्ञानिकों को माना है, प्रूफ नहीं है कि भाई ऐसा होगा ही होगा। तो ऐसा कार्य भी गोल्जिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई लाइसोसोम का निर्माण भी पढ़ा था, लाइसोसोम का निर्माण करती है। इसके अलावा क्या करती है, प्राइमरी लाइसोसोम आपके इस तरह भी जो कोशिकाएं पाई जाती है गोल्जिका क्लास से भी, इसमें भी योगदान देती है। इसके अलावा देखो एक्रोसोम निर्माण आप पढ़ोगे, शुक्राणु की संरचना 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे कि शुक्राणु जो होता है, नर युग्मक जो होता है, उसके सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसका निर्माण जो आपके उसमें उस भाग को क्या कहते हैं, एक्रोसोम। तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक हुए थे, बोर्गस और फाइट ने बताया था कि भाई शुक्राणु जनन के लिए जो एक्रोसोम का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक्रोसोम अभी बता देता हूँ एक्रोसोम क्या है। तो एक्रोसोम के निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाय के द्वारा किया जाता है, गोल्जिकाय। तो एक्रोसोम क्या था कि शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे आप बड़े लेवल पे, थोड़ी सी बड़ी बड़ी से बनाए। तो ये एक्रोसोम ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये अंडाणु को भेजता है। तो ये जो एक्रोसोम ये ऊपर वाला पोर्शन है शुक्राणु का, आगे वाला मुंह का, तो इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो आपके शुक्र जनन वाला होता है, शुक्राणु को उत्सर्जन की क्रिया जब होती है, शुक्राणु अंडाणु को भेजते हैं, उस समय ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके गोल्जिकाय के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो गोल्जी जो है, गोल्जी को आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो ये कार्य करता है। तो उसमें ये चीज़ें हो गई। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो है उसकी बात करेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे कि भाई राइबोसोम जो है इसकी क्या संरचनाएं होती है, इसका क्या मुख्य योगदान है, ठीक है, इसकी क्या योग्यता है, कोशिकाएं क्या है। देखो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ साथ में ही कि भाई आपको पता रहे भी कोशिकांग छोटा बड़ा कौन सा। तो मैं आपको एक कोशिकांग जितने भी हैं उनके माप लिखा देता हूँ कि आज की क्लास में आपको ये काम करता हूँ मैं आपको कि जो भी कोशिकांग है उनके मैं तुलनात्मक रूप से आकार के बारे में लिखा देता हूँ। तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है सर कोशिकांग छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा, तो मैं आपको लिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है।
नॉलेज के लिए आपके लिए कि जितने भी आपके कोशिकांग हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए उनके आकार लिखवा देता हूँ साथ में। देखिए और औसत व्यास की बात करते हैं इनके कि इनका व्यास कितना हो, क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं अपन केंद्रक, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा राइबोसोम, ER अंत्यप्रदेश जालिका, आप समझ रहे हैं आप तो, ठीक है। और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, सभी के नहीं लिख रहा हूँ, मुख्य रूप से कोशिकाओं तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा पेरोक्सिसोम, जिनका अपने पास अवेलेबल है डाटा, वो चीज़ें लिख रहा हूँ। और एक PPLO ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लेडलेवी की बात की थी ना अपने। और एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। एंजाइम्स सामान्य रूप से एंजाइम जो है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कि वे सबसे पहले केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र जो है आपके 50 से 30, ठीक है, माइक्रोन। हरितलवक आपके 2 से 6 माइक्रोन। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके 0.5 से 5 माइक्रोन। और राइबोसोम जो है आपके 250 एंगस्ट्रॉम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका 200 एंगस्ट्रॉम। और प्लाज्मा झिल्ली का 75 एंगस्ट्रॉम। और पेरोक्सिसोम इसका 1 माइक्रोन। एंजाइम का 20 से आपके 100 एंगस्ट्रॉम। और आपके PPLO जैसे आपके 0.1 माइक्रोन, या फिर अपने से बोलते हैं 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक ही बात है, इनकी अपन बात कर ली थी सबसे पहले। ये क्या है, माइक्रोमीटर में से वैल्यू, ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हुआ भाई, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, ठीक है। और आपको पता है माइनस में वैल्यू जो होती है जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसका मान उतना ही छोटा होता है, ठीक है, जानते हैं। और माइनस में जिसकी वैल्यू कम उसकी वो बड़ी होती है। तो मतलब ये माइक्रोन में तो सबसे बड़ा देखो वैल्यू तो केंद्र की आ रही है, सबसे बड़ा कोशिकांग, फिर हरितलवक, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे लोगों को छोटा है वो आपके राइबोसोम। कोशिकांग की बात करें, PPLO को छोड़ दीजिए आप, कोशिकांग देखो इसे 250 एंगस्ट्रॉम है, ये 200 एंगस्ट्रॉम। 250 एंगस्ट्रॉम मैंने आपको बताया था, जो जितनी बड़ी आपके वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है माइनस के अंदर, ठीक है। तो 250 एंगस्ट्रॉम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा, राइबोसोम। सबसे बड़ा कौन सा केंद्र घटक है, ऐसे तो कोशिकांग आपके हरितलवक, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे इस प्रकार से। तो मैंने आपको इसलिए लिखवाया कि आपको नॉलेज रहे कि भाई कौन सा कोशिकांग बड़ा है छोटा, अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है। वैसे ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा, साथ साथ सब चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊँगा। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो उसके लिए ये ज़रूरी कि आपको पता रहे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।